हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखिए, कल हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने क्या कहते हैं इससे पहले मतलब एशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे। ठीक है, पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिए थे, फिर सिंधु सभ्यता शुरू किए थे और कई चीज़ें उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो आज अभी पाषाण काल से कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने कहा था कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो भी एग्जाम के होंगे। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा पाषाण युग का, ठीक है, कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि जो पाषाण युग है, ठीक है, पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल, ठीक है, इस पाषाण काल के तीन ठो भाग हैं, तीन भाग हैं और उनमें से वह भाग नहीं है। ठीक है, तीन भाग है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो पाषाण काल में तीन प्रमुख काल आते हैं, उसमें उसके अंतर्गत ये एक नहीं आता है। तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा करके दिया हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा करके दिया हुआ। देखिए मेरे पास भाई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं बोल के ही कराऊंगा, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं बोल के ही कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल। फिर क्या है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। और उसके बाद दिया है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल। ठीक है, ये अब इसमें पूछ रहा है कि तीन मुख्य हैं, तीन जो दिए गए हैं, तीन इसके क्या है, मुख्य भाग हैं जो पाषाण युग के अंतर्गत आते हैं, पाषाण युग के, पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। तो पहला पूरा पाषाण काल अभी हम लोग कल ही पढ़ रहे थे इसके बारे में, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों क्या है, इसके भाग हैं। ठीक है, पाषाण काल के तीन भाग हैं। ठीक है, तीन भाग है स्टोन एज के, ठीक है, स्टोन एज के तीन भाग हैं। ठीक है, स्टोन एज के, ठीक है, ठीक है, स्टोन एज के क्या है, तीन भाग हैं। याद रखिएगा, स्टोन एज के तीन भाग हैं और इसके बारे में चर्चा भी हुई थी। याद रखिएगा, इनके बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि नव पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, तो ताम्र पाषाण काल कब हुआ? तो नव पाषाण काल के बाद, नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आया। नव पाषाण काल के बाद कौन सा पाषाण काल आया? तो ताम्र पाषाण काल आया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता था, इसमें हम पत्थरों से बने औजार का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? तो पत्थरों से बने, पत्थरों से बने, पत्थरों से बने औजार का प्रयोग करते थे। पत्थरों से बने औजार, बने औजार का उपयोग करते थे। तब पत्थरों से बने औजार का उपयोग करते थे, औजार का उपयोग करते थे। ठीक है, पत्थरों से बने औजार का उपयोग करते थे। जल्द ही क्वेश्चन के लिए हम ऑनलाइन आने वाले हैं, बस खाली एक आध दो वीडियो आपका पड़ेगा रिकॉर्डिंग का, नहीं तो उसके बाद हम ऑनलाइन आएंगे और ऑनलाइन में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो पत्थरों से बने, ठीक है, पत्थरों से बने जो पाषाण काल है वो कैसे हैं? थोड़ा सा दिक्कत लाइट की हो जाती है कि लाइट अगर बीच में चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, बस इतना समझिएगा। ठीक है, तो कह रहा कि पाषाण काल में पत्थरों से बने, ठीक है, औजार का उपयोग होता था। किसमें? पाषाण काल में। लेकिन जब ताम्र पाषाण काल आया तो यहाँ पर जो औजार बनते थे वो किसके बनते थे? तांबे के बनते थे, तांबे के औजार बनते थे, इसलिए ताम्र पाषाण काल कहा गया। इसे क्या कहा गया? ताम्र पाषाण काल कहा गया। और यह लगभग 5000 ईसा पूर्व था, लगभग 5000 ईसा पूर्व में ऐसा देखने को मिला। ठीक है, 5000 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो याद रखिएगा, पाषाण काल के तीन अंग हैं, पाषाण काल के तीन अंग हैं। ठीक है, पाषाण काल के तीन अंग हैं। ठीक है, और याद रखिएगा अलग अलग किताबों में भिन्न भिन्न दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग किताबों में भिन्न भिन्न दिया हुआ है। जैसे हम लोग
पूरा पाषाण काल देखें तो पूरा पाषाण काल कल कुछ और बताए थे, आज कुछ और सुन लीजिए, कुछ और देखने को भी मिला इस वजह से। तो ये 5 लाख, ठीक है, 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक था। कब तक था? 10,000 ईसा पूर्व तक। कौन था? पूरा पाषाण काल। कब तक था पूरा पाषाण काल? तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल जो पिछले हम लोग देखे तो उसमें 10,000 ईसा पूर्व था, इसमें दिया हुआ है 9,000 ईसा पूर्व, ठीक है। 9,000 ईसा पूर्व से लेकर कितना था? तो 9,000 ईसा पूर्व से लेकर कितना था? तो आपका 4,000 ईसा पूर्व तक था, 4,000 ईसा पूर्व तक था, ठीक है, 4,000 ईसा पूर्व तक था। और नवपाषाण काल जो था वो नवपाषाण काल क्या था? 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक था। 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। याद रखिएगा, ये इस तरह से भी दिया हुआ है, लेकिन हम किसको मानेंगे? तो ये सब मानने की जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से मुश्किल है, कभी पूछा नहीं है। बस याद रखिए कि ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल किसका है? तो पाषाण काल का है, ठीक है। जबकि ताम्र पाषाण काल नव पाषाण काल के बाद आया, ठीक है, नव पाषाण काल के बाद आया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। दूसरा देखिए, भीम बेटका, ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया नहीं था लेकिन आज मिला है तो पढ़ा दे रहे हैं। भीम बेटका की गुफाएं, की गुफाओं, की गुफाओं की खोज, की गुफाओं, भीमबेटका की गुफाओं की, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुआ? कब हुई? ठीक है, कब हुई? थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा लेकिन याद रखिएगा कि कब हुई, ठीक है, कब हुई थी, ठीक है, कि खोज कब हुई या कब हुई थी, याद रखिएगा। तो भाई भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ मिलती हैं? तीसरा चीज, भीमबेटका की गुफाओं में कैसे चित्र दिखाए गए हैं, ठीक है। भीमबेटका किस पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है? ये सारी चीजें आपको हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सारी चीजें चर्चा करने वाली, खोजकर्ता कौन थे ये भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सारी चीजें चर्चा करेंगे। पहले सुनिए ध्यान से, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। और कब इसकी खोज की गई थी? तो 1957 से 58 के बीच में की गई थी। और किसने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर, ठीक है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर, ठीक है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर, ठीक है, वाकड़कर ने किया था, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ध्यान सुनिए पहले, 1957 से 58 के बीच में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है, जिले में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। समझ में आई बात? और इसकी खोज, इसके खोजकर्ता कौन है? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर हैं, ठीक है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर, ठीक है, ठीक है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर थे, ठीक है। देख लीजिए भाई, वाकड़कर थे, विष्णु श्रीधर वाकड़कर थे, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये चीज हो गया। अब ये किस पर्वतमाला से घिरा हुआ है? तो विंध्य पर्वतमाला से, विंध्य पर्वतमालाओं से, पर्वतमालाओं से घिरा हुआ, विंध्य पर्वतमालाओं से
मालाओं से घिरा है, विंध्य पर्वतमालाओं से घिरा है। ठीक है, विंध्य पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। कौन घिरा हुआ? तो भीमबेटका जो है विंध्य पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। अभी कुछ बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, क्या हुआ था? यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने 2003 में 2003 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया। 2003 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया, विश्व धरोहर घोषित किया, घोषित किया, विश्व धरोहर घोषित किया। ठीक है, तो यूनेस्को, ठीक है, देख लीजिए भाई, यूनेस्को ने इसे क्या किया था? 2003 में विश्व धरोहर घोषित किया था। 1957 से 58 के बीच में, ठीक है, इसकी खोज हुई थी। कब खोज हुई थी? तो 1957 से 58 के बीच में इसकी खोज हुई थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है। ठीक है, विष्णु श्रीधर वाड़कर ने क्या किया था? वाकड़कर ने क्या किया था? इसकी खोज की थी। विंध्य पर्वतमालाओं से घिरा है ये। और यूनेस्को ने 2003 में क्या किया था? इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। इसे क्या कर दिया था? विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं ना भाई? इसको भूलेंगे कि नहीं, बताइए? भूलेंगे नहीं ना? और क्या हुआ था इसमें? क्या था? चित्र की बात करते हैं। चित्र की बात करें तो भारत के जो उपमहाद्वीपीय, ठीक है, भारत उपमहाद्वीपीय, या कहा जाए कि उपमहाद्वीपीय, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीपीय में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों का क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के जो साक्ष्य थे, उनके चिन्ह कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका में, भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है। भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और इसमें किस किस के भी, तो याद रखिएगा, इसमें कई मतलब जो काल हैं उनके भी चित्र इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे उत्तर पूरा पाषाण काल का देखने को मिलेगा। ठीक है, जब विश्लेषण करेंगे तो उत्तर पूरा पाषाण काल भी देखने को मिलेगा। ताम्र पाषाण काल का भी मिलेगा, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्ययुगीन ऐतिहासिक भी, कालीन युग के इतिहास भी देखने को मिलता है। लेकिन बस आपको ये याद रखने की जरूरत है, यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा? उठा लेगा। ठीक है, यहाँ से उठा लेगा और यहाँ पर आपको क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, तैयार है? समझ में आई बात? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। करा भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? देखिए, कह रहा है भारत में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? तीसरा है। ठीक है, भारत में तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिख रहा है ना भाई? नहीं दिख रहा है, नीचे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। भारत में पाषाण कालीन, सॉरी, भारत में पाषाण कालीन, भारत में पाषाण कालीन, ठीक है, पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, यहाँ पर आपका बड़ी की मात्रा रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पाई जाती है बताइए भाई? पाषाण कालीन। ठीक है, अगर हम इसको ऑप्शन दे दें आपको, ठीक है, ऑप्शन दे दें आपको, तो क्या क्या हो सकता है बताइए भाई? तो नालंदा, नालंदा लिख दीजिए। ठीक है, एलिफेंटा लिख दीजिए। ठीक है, एलिफेंटा लिख दीजिए, नालंदा लिख दीजिए, एलिफेंटा लिख दीजिए। बाघ गुफाएं लिख दीजिए, बाघ गुफाएं लिख दीजिए।
ठीक है, और एक लिख दीजिए भीमबेटका, भीमबेटका, बेटका। ठीक है, तो अभी हम पढ़ा के खाली हुए हैं कि पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें भीमबेटका में देखने को मिलता है। हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो भीमबेटका में देखने को मिलता है। ठीक है, जो रायसेन जिले में कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो डॉक्टर कौन थे बताइए भाई, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर थे। ठीक है, कौन थे, वाड़कर थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन और बन जाए कि पाषाण कालीन, ठीक है, पाषाण काल का सही क्रम क्या होगा, पाषाण काल का सही क्रम क्या होगा, पाषाण काल का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, पाषाण काल का सही क्रम, पाषाण काल का, ठीक है, भारत में पाषाण काल, भारत में लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि पाषाण काल, ठीक है, ये क्वेश्चन आम है लेकिन पूछा जाता है। पाषाण काल, चौथा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, पाषाण काल का सही क्रम क्या है, क्रम क्या होगा, क्या होगा, पाषाण काल का सही क्रम क्या होगा। तो भारत में पाषाण काल का सही क्रम क्या होगा, वो पूछ रहा है कि सही क्रम क्या होगा। तो देखिए, पूरा पाषाण काल पहला होगा क्या, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसके तीन ही भाग हैं, नव पाषाण काल। ठीक है, ये तीन ही भाग हैं, बस यही याद करने का जरूरत है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यही तीन इसके क्या है, मुख्य भाग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके तीन मुख्य भाग हैं। लेकिन अगर हमें समझना है तो हम पूरी तरह से समझते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह से, हम कल हम पढ़ाए थे, कल हम इससे चर्चा किए थे, लेकिन फिर आज हम चर्चा करने चल रहे हैं, फिर इसमें देखने चल रहे हैं प्राचीन भारत का जो इतिहास है कैसे देखेंगे, उसको देख लीजिए कि प्राचीन भारत का इतिहास किस तरह से बटा हुआ देखते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत कैसे, ताकि वो चीज़ समझ में आ जाए, वो क्रम समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए देखिए, समझिएगा। देखिए, ये है, समय बचाने के लिए क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये काल जो था, इसका कोई भी लिखित, ठीक है, साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, इसका ना कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध था, कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, मतलब कोई भी। हाँ, बस ये था कि पुरातात्विक जो साक्ष्य थे वो मिले थे। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य जो थे वो इसमें देखने को मिले थे। ठीक है, और यही आगे चलकर किसमें बदल गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मैंने इसकी समय अवधि भी बताई थी, कई जगह पर अलग अलग दी है, इसी वजह से वो क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें आएंगी, जैसे आग की खोज कब हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आग की खोज किस में हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से सुनिएगा, जो आग का आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये मध्य पाषाण काल है, फिर नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, तो नव पाषाण काल में कृषि शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी, तो कृषि शुरू हो गई थी। ठीक है, कृषि की शुरुआत हो गई थी किसमें, तो नव पाषाण काल में, और साथ में पहिए बनाना इसी में शुरू हुआ था। कृषि और पहिया बनना यहाँ शुरू हुआ था, और पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था, अग्नि का आविष्कार हो गया था। याद रखिएगा, ताम्र पाषाण युग जो होता था, नव पाषाण युग के बाद आता है, और उसमें क्या हुआ था, पहली बार हमने जो धातु यूज किया था वो तांबे की धातु थी, और उससे हमने क्या बनाया था, तो कुल्हाड़ी बनाया था। क्या बनाया था, कुल्हाड़ी बनाया था। ठीक है, तो इसका जो है, इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, इसका लिखित पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो गुढ़ लिपि है। कैसी लिपि है, तो वो गुढ़ लिपि है। ठीक है, गुढ़ लिपि है, और गुढ़ लिपि कैसी होती है, तो उसको अपठनीय लिपि में रखा गया है। ठीक है, तो गुढ़ और अपठनीय लिपि होती है, किसमें मिला है, इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में। लिखित साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लेकिन जो लिपि है वो गुढ़ और अपठनीय लिपि है।
ऐतिहासिक जो है इसमें जो साक्ष्य मिला उसको हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं जिनकी से हमारी क्या हुई है, जानकारी मिली है। पूरा पाषाण काल बता दिया, मध्य पाषाण काल बता दिया, नव पाषाण काल बता दिया, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ लीजिए कि कौन कहाँ पर मिला। हाँ, अभी एक से पहले एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने लिखा था कि भीमबेटका में पूरा पाषाण काल की चीजें मिली हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल से ही संबंधित था भीमबेटका। लेकिन हाथी गुम्फा जो थी, हाथी गुम्फा जो आप सुने होंगे, इसमें पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी याद रखने वाली चीज है कि भारतवर्ष का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था, तो इसी में हुआ था। कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हैं। कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हैं। याद रखिएगा, पहली बार सर्वप्रथम क्या हुआ था। और पालतू जानवर कौन था, ठीक है, पालतू जानवर कौन सा था, तो कुत्ता पहला पालतू जानवर था। याद रखिएगा, कुत्ता जो था पहला पालतू जानवर था। इतनी चीजें अगर आप लेके चलते हैं, समझते हैं, तो चीजें आपको बहुत सारी क्लियर होंगी। और बार बार देखिए, कह दिया ना, कोई भी चीज एक बार में नहीं होती है बेटा, रिवाइज करना पड़ता है, रिवाइज करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 4 था या 3, जो भी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए कल हम लोगों ने सिंधु घाटी के बारे में भी पढ़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये सारे क्वेश्चन क्या है, पूछे हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैं अपने मन से नहीं करा रहा हूँ, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं करा रहा हूँ। इसी तरह से साइंस को भी शुरू करूंगा क्वेश्चन कराना, तो उसमें भी आपको एक एक चैप्टर का साइंस का क्वेश्चन कराऊंगा, और साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी के समय में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया नहीं है इसी वजह से, लेकिन आया हुआ तो जरूर बताएंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण, सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण, शिल्प निर्माण, ठीक है, शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से लाया जाता था, के लिए निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से लाया जाता था, शिल्प कहाँ से लाया जाता था, ठीक है। समझ में आई बात। शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से लाया जाता था, शिल्प नहीं, शिप कहाँ से लाया जाता था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए भाई, सिंधु घाटी के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से लाया जाता था, जो शिप होता था वो कहाँ से लाया जाता था, वो पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर शिप कहाँ से लाया जाता था, तो हम क्या क्या यहाँ पर दे सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं भाई, तो जयपुर, नागेश्वर, नागेश्वर अभी मत लिखिए, नहीं यहाँ नागेश्वर मत लिखिए, ठीक है। जयपुर हो गया, ठीक है। सुरतगई, सुरतगई, ठीक है, सुरतगई, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, रोपड़, ठीक है। क्या हो गया, रोपड़ के बारे में भी जानेंगे भाई, भी बहुत कुछ है। अब नागेश्वर लिखिए, ठीक है। तो इसमें से कौन से जगहों से क्या हुआ था, कौन सा ऐसा जगह था जहां पर हम लोगों ने क्या किया था, शिप लाया था, ठीक है, शिप लेके आए थे जिससे हमें सिल्क का निर्माण करना था, तो वो नागेश्वर है। और ये कहाँ है, तो गुजरात में। इस समय इसे क्या कहा जाता है, गुजरात कहा जाता है, ठीक है, गुजरात कहा जाता है। गुजरात से जुड़ी हुई बहुत बड़ी चीजें हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसका भी करेंगे, ठीक है। तो गुजरात से हमें क्या मिला था, तो हमें शिल्प के लिए शिप का कहाँ से लाते थे, तो गुजरात के नागेश्वर से लाते थे, ठीक है। और क्या होता था, ध्यान से सुनिएगा, विभिन्न तरह से क्या होता था। देखिए इस सभ्यता में क्या हुआ था, जो मुहरें बनती थी, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार था, ठीक है, मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है,
इसमें देखने को मिलता था। ठीक है, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ भी क्या हुई थी, हमें देखने को मिली थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए ध्यान से, इसमें देखिए ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। लीजिए लाइट कर 2 मिनट रुकिए। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के का निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब में स्थित है? कोटदीजी है, बनावली है, रोपड़ है या बालू है? ठीक है, तो बताइए कौन सा स्थान है। तो रोपड़ वाला जो स्थान है, ये रोपड़ जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, जो रोपड़ वाला क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो क्या लिखा भाई, सॉरी, पंजाब, गुजरात नहीं, पंजाब। ठीक है, क्या हो गया है हमको आज। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब में स्थित है? तो रोपड़ वाला जो स्थान है वो पंजाब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा किस राज्य में आता है? तो धौलावीरा किस राज्य में आता है? और धौलावीरा की कुछ क्या है तो महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं। तो धौलावीरा जो है वो कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ में स्थित है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ में आपको धौलावीरा देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा, भूलना नहीं है कि धौलावीरा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि सौंधेवासी जो थे या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, वो मीठा के लिए कौन सी वस्तु, किसका प्रयोग करते थे? किसका प्रयोग करते थे बताइए। तो याद रखिएगा कि ये लोग किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो ये लोग शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, या और चीज़, एक चीज़ और याद रखिएगा, एक चीज़ गुजरात से और याद आ गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसी गुजरात से हड़प्पा की सर्वाधिक क्या हुई थी? हड़प्पा के सर्वाधिक साक्ष्य मिले थे। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई जब हुई थी वहाँ पर गुजरात में, तो सर्वाधिक स्थल जो गुजरात में मिले थे किसके? हड़प्पा संस्कृति के। और धौलावीरा कहाँ पर है? तो गुजरात में है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार का आकार कैसा था? तो बताइए, मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाला विशाल स्नानागार का आकार कैसा था? तो उसका आकार था आयताकार टैंक। क्यों आयताकार टैंक? क्योंकि इसकी जब लंबाई देखी गई तो वो 11.88 मीटर थी। ठीक है, 11.88 मीटर थी। चौड़ाई देखी गई, जब इसका वृत्त देखा गया वो कितना था? तो वो था 7.01 मीटर था। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी गहराई देखी जाए, डेप्थ देखी जाए, अगर हम इसकी गहराई देखें तो 2.43 मीटर था। 2.43 मीटर था इसकी गहराई। याद रखिएगा। और कैसा था? तो आयताकार था। ठीक है, 2.43 मीटर याद रखिएगा। लंबाई कितनी थी? 11.88 मीटर। फिर उसके बाद जो आपका वृत्त था कितना था? 7.01 मीटर। और आपकी गहराई कितनी थी? 2.43 मीटर थी। याद रहेगा भाई। और क्या था? इसी जो मोहनजोदड़ो, इसे अभी बताएंगे क्या कहते हैं। ठीक है, मृतकों का टीला इसी को कहा जाता है। और स्नानागार जो था, इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी। इसके दोनों तरफ क्या थी? सीढ़ियाँ थी। और इसमें कुएं से पानी भरा जाता था, और जब इसका उपयोग कर लिया जाता था तो उस पानी को निकाल दिया जाता था। यानी इसका मतलब ये तात्पर्य हुआ कि इसमें लोग कभी कभी पर्व जो त्यौहार होते थे उसमें ही इसमें स्नान करते थे, उसके बाद इसमें स्नान नहीं किया जाता था। यह विशेष पर्वों पर ही खोला जाता था। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं। चलिए भाई आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और चीज़ जान लीजिए भाई, जरूरी है। देखिए, जो ये विशाल स्नानागार था, इसकी खोज कौन किया था? इसकी खोज किया था राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसकी खोज किया था? तो इस विशाल स्नानागार की खोज किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने क्या किया था? इस विशाल स्नानागार की खोज की थी। ठीक है, इस विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी?
तो राखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, याद रहेगा। तो राखाल दास बनर्जी ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। और कब की थी, तो 1922 में इसकी खोज हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए, समझने की कोशिश करिए। चलिए अब याद रखिएगा, अब एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसके नाम जाना जाता है, तो मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना गया है किसको, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को दुनिया का सबसे पुराना और उत्कृष्ट, या कहा जाए एक अच्छी चीज़ें उसमें देखने को मिली, एक मतलब कहते हैं एक विकसित कल्चर देखने को मिला। ठीक है, शहर था यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व, या कहा जाए सबसे विकसित शहर था। ठीक है, और सिंधु नदी के दाएं किनारे पर लरकाना जिले में स्थित था। सिंधु नदी के दाएं किनारे पर लरकाना जिले में स्थित था कौन, मोहनजोदड़ो। देखिए हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, ठीक है, कई ऐसे इसी तरह से मिले हुए हैं, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के लरकाना, और लरकाना जिला कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है लरकाना जिला। यहीं पर इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। अच्छा, खोजने वाला कौन था, तो राखाल दास बनर्जी ही थे। और कब खोजे थे, 1922 में ही खोजे थे भाई। जब मोहन जी ये मिला 1922 में, ठीक है, इसकी खोज किए थे, तो ये तो मोहनजोदड़ो के अंदर ही तो है, तो इसलिए राखाल दास बनर्जी ने ही इसकी खोज की थी 1922 में। किसका, मृतकों की टीला की खोज, यानी मोहनजोदड़ो की खोज की थी। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक चीज़ और याद करने वाली चीज़ इसमें आपको बता देते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, वो इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो में जो व्यवस्था थी ना, वो राजतंत्र पर आधारित नहीं थी, वो प्रजातंत्र पर आधारित थी। किसमें, मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो की जो शासन स्थिति थी वो कैसी थी, तो राजतंत्र स्थिति नहीं थी, राजतंत्र प्रणाली नहीं थी। ठीक है, शासन प्रणाली जो थी वो राजतंत्र प्रणाली, राजात्मक नहीं थी, यानी राजा का शासन नहीं चलता था वहाँ पर, प्रजा का चलता था, यानी जनता का शासन चलता था। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना भाई। चलिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया है। सबसे पहले किसे खोजा गया भाई, तो सबसे पहले जानते हैं पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा की। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा की। अब हड़प्पा की खोज हुई थी तो किसने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन था, हड़प्पा था। और इसको खोजने वाला कौन था, ठीक है, और इसकी खोज कब हुई थी ये भी जान लीजिए, तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। दयाराम साहनी ने इसके द्वारा क्या किया गया था, 1921 में इसका उत्खनन किया गया था। किसका उत्खनन किया गया था, तो किसका किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल का। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का रखा गया, और सभ्यता सिंधु घाटी के नदी के फैली हुई थी, सिंधु घाटी नदी के, ठीक है, नदी जो थी उसी के इर्द गिर्द फैली थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। ठीक है, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने क्या कर दिया था, इसकी खोज कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। आज इतना ही रखते हैं, और हमारी समझ से आता है कि इसको अगर हम लोग क्या करें, और भी अगर पढ़ना है तो इसको और भी आगे की तरफ लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले चैप्टर भी चलना चाहिए जो पढ़ाया गया है उसमें, और भी आपके पास क्वेश्चन है, और आपको अब क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।